ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला करते हैं हम। एक बार घर में पढ़ लिया करो इसको यार, है ना। अगला हम कर रहे थे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हाँ। हाँ, क्या है ये करा दिया था हमने। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने कंसेप्ट सारे करा दिए थे ना। ठीक है, अब है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट का मतलब, एज पर दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट द प्राइस एक्चुअली पेड और इनकर्ड टू एक्वायर इट। कहने का मतलब, तुमने एक मशीन ली, ठीक है। अब इस मशीन की तुम बुक्स में एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? बुक्स में तो एंट्री होगी ना, एसेट्स लिया है। इस मशीन की मार्केट प्राइस है इसका 15 लाख, पर तुमने जो एक्चुअल में इसके लिए अमाउंट पे किया है वो किया है 10 लाख। एक्चुअल में कितना अमाउंट पे किया है? 10 लाख। तुम्हें कितने की पड़ी है? 10 लाख की। वैसे मार्केट प्राइस क्या है उसका? 15 लाख। ये बताओ, तुम्हारे लिए कॉस्ट 15 लाख है कि 10 लाख है? 10 लाख है। तो ठीक है, एक्चुअली ये कंसेप्ट भी यही कह रहा है कि जो आपने एक्चुअली में पे किया है वही आपकी कॉस्ट है, उसी से आप रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि 15 लाख रुपए मार्केट प्राइस है इसका, मार्केट में कॉस्ट 15 लाख है तो हम मार्केट वैल्यू ले लेते हैं इसकी। ठीक है, हमने कौन सी लेनी है? 10 लाख, जो हमने एक्चुअली में पे किया है। Accounting period. An accounting period is the interval of a time at the end of which the financial statements are prepared to ascertain the financial performance of business. The accounting period is normally considered to be a period of 12 months. ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया, आपको एक फिक्स करना पड़ेगा। देखो जी, इस डेट पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तैयार करेंगे, सारा फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे क्या है हमारे बिजनेस का। तो नॉर्मली 1 साल का होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। कौन सा चलता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च में खत्म हो जाता है। ठीक है, 12 महीने का पीरियड रहेगा अकाउंटिंग पीरियड। कंसेप्ट यही कह रहा है। ओके। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग द रेवेन्यूज एंटर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विद द कॉस्ट एसोसिएटेड with the period to ascertain the accurate result of business concern during the period is called matching concept। मतलब आपने कोई रेवेन्यू कमाया है, कोई आपने सेल की है, तो उस सेल को करने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए हैं उसको सबको आपको अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी साल लेना है। जो आपने सेल की है, जो आपने रेवेन्यू कमाया है, उसके लिए आपने कुछ खर्चे भी तो किए होंगे। वो सारे खर्चे आपको इसके साथ क्या करने पड़ेंगे? मैच करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने भाई सेंटर खोला, पढ़ाया, वहां से मुझे 1,000 रुपये मिले, तो उस 1,000 रुपये को कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चे भी किए। बिजली का बिल भरा, रेंट दिया, ये दिया, वो दिया, जो भी है। ठीक है, तो वो सारे मुझे क्या करने पड़ेंगे? इसके साथ मैच करने पड़ेंगे। रेवेन्यू recognitions or realization concept. As per this concept, revenue should be accounted for only when it is actually realized or it has become certain that revenue will be realized। मतलब कहने का क्या है इसका? इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू की अकाउंटिंग तब करोगे, या तो वो हो चुका है रियलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, या फिर वो फिक्स्ड हो चुका है कि होगा ही होगा। ठीक है, समझ गए? जैसे अब मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें 1 महीने पढ़ा दिया, अब मेरी फीस ड्यू हो चुकी है, तो ये रियलाइज हो चुकी है, मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा अपनी बुक्स में। मैं बोलूं कि 5 बच्चे परसों से आ रहे हैं, फिर मेरे को इनकम होगी, मैं वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि वो रियलाइज हुआ ही नहीं अभी, और वो सर्टेन भी नहीं है। ठीक है, अगर फिक्स्ड हो गया है कि होगा ही होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, या फिर हो चुका है तो रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे कि देखो जी, कभी परसों 10 आ रहे हैं, आज 5 आ रहे हैं, ऐसे करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हवा फायर नहीं चलेगी। अभी तक इसमें कोई आया हो, कोई ऐसे मतलब कोई डाउट आया हो तुम्हारे मन में, जो तुम्हें समझ ना आई हो कोई चीज, एक बार पूछ लो। अक्रूवल का मतलब जब ड्यू हो चुका है, ड्यू बेसिस पे, जैसे सपोज मैंने सेल कर दी, अगर कैश नहीं भी आया है तो भी मुझे रिकॉर्ड करना है। मुझे इस चीज का इंतजार नहीं करना कि मैंने कैश मिलेगा या कब कैश दूंगा, तो तब मैं अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग मेथड 1 साल अडॉप्ट कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के 2-3 मेथड होते हैं,
एक साल अडॉप्ट कर लिया है तो आपको अगले साल भी वही करना है, कंसिस्टेंट बना रहना है ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकें। ये होता है, ठीक है, क्लियर। Objectivity concept, this principle of accounting specifies that the transaction should be recorded in an objective manner and should be unbiased in nature। मतलब कोई भी आप अकाउंटिंग, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ये क्या कह रहा है कि आपको ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करनी है कि वो आपको अनबाइज्ड भी नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि आप उसको तोड़ मरोड़ के रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर कुछ गलत तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आपको उसको अनबाइज्ड होके करना है, कोई पक्षपात करके आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसा आप सोचते हो वैसा आपने नहीं करना है। जैसा आप सोचते हो का मतलब कि मैं यहाँ से मार दूंगा वहां से मार दूंगा, ऐसी कोई एंट्री आपने नहीं करनी है, ठीक है। एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मैनर में आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है एंड शुड बी अनबाइज्ड इन नेचर, ठीक है, किसी के लिए आपको बायस नहीं। इतना समझ आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हुआ? यहां तक पूछो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब कुछ कन्वेंशंस हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस which is adopted either by the general agreement or common consent among accountants, ठीक है। कुछ कन्वेंशंस हैं, अभी हमने क्या पढ़े थे, कुछ हमने कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है, कुछ हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, ओके। अब कुछ कन्वेंशंस हैं जो चली आ रही हैं, कुछ कस्टम्स हैं कि भाई इनको सब मानते ही हैं, ठीक है, ऐसे कुछ कन्वेंशंस हैं। उसमें पहला है कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज फुल्ली एंड कंप्लीटली ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच डिसीजन कैन बी टेकन बाय वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लो, फटाफट निपटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब ये है इसका कि देखो वो ये कह रहा है कि जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप बनाओगे उसको आपने ऐसा करना है कि इसमें सारी चीजें कंप्लीट सिग्निफिकेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें डिस्क्लोज करनी है। जितने भी आपके बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है, जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो उसे ऐसे बनाना है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई भी चीज छुपानी नहीं है आपने, समझ गए भाई। आप लोगों को बताना चाहते हो कि हमारी कंपनी बहुत प्रॉफिट में है और आप जो है खर्चे छुपा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिनके बेस पे लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे सपोज करो ये ऋतिक है, ऋतिक आया, ऋतिक कह रहा है यार मैं तुम्हारी कंपनी में ना 2 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूँ, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी कंपनी के, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो जरा, मैं देखूं जरा कैसे है। तुमने कहा यार ये तो बंदा है, बंदा नहीं ये तो मुर्गा है, ये तो फंसाना पड़ेगा, इसको तो मस्त करके बाटली में उतारना पड़ेगा। तो अगर ये 2 करोड़ रुपए देगा तो तभी देगा जब मैं इसे बोलूंगा कि मेरी कंपनी 5 करोड़ का प्रॉफिट पर साल पर ईयर कमा रही है। तो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी कंपनी थी एक्चुअली लॉस में, तुमने क्या कर दिया, उसको कुछ खर्चे उड़ा के ये करके वो करके उसको 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया कि देखो मेरी कंपनी में 5 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन उसमें करेक्ट देनी, ठीक है। इसने पूछा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर ये बताओ और किस किसने इन्वेस्ट कर रखा और कितना कर गया, तुमने छुपा दिया, तुमने बताया नहीं कि फलाने से भी लिया है लोन, फलाने से भी लिया है लोन, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब होगा कि आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है, जिनके बेस पे लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि डिस्क्लोज करना, जैसे सपोज करो ये तुमसे बोले मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, पर पहले मुझे बताओ तुम्हारे सपोज तुम खाना बनाते हो, तुम्हारा खाना बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी खाना बनाते हो, ये कह रहे पहले अपने रेसिपी मुझे दो, वो तो देखो अलग चीज हो, तो नहीं भी डिस्क्लोज करोगे तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला है कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके, इट रिक्वायर द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एक्सक्लूजन ऑफ विच वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस।
ठीक है, आपको देखो सिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी ही देनी है, वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। बट आपको वो देने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपने कोई रेसिपी वगैरह है और ये सारी चीजें हैं जो आपके इंटरनल मैटर्स हैं, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। बट बाकी सारे आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। जैसे सपोज करो कि तुमने बोला कि हम जो है, तुम्हारी कंपनी है और तुमने कहा कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्ट करता है शेयर होल्डर, उसको हम हर साल जो है डिविडेंड देते हैं 2 लाख रुपए का। ठीक है, सपोज ऐसा तुमने बोला। तुमने ये नहीं बोला, पर ये कंपनी क्या कर रही थी, ये कंपनी क्या कर रही है, जो इसके रिजर्व पड़े हुए थे, जो इसके पुराने फंड पड़े हुए थे, जैसे प्रोप्राइटर से पुराने जो शेयर होल्डर थे उनसे पैसा लिया, जो इनकी शेयर कैपिटल थी वहां से पैसे दे रहे थे, न कि अपने प्रॉफिट में से। प्रॉफिट इनका था ही नहीं, इनका लॉस था। तो तुमने खाली बोला कि हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, ये नहीं बोला कि हम जो है अपनी जेब से डिविडेंड दे रहे हैं, ना कि प्रॉफिट कमा के। तो ये क्या हो गया, सामने वाले को तुमने इन्फॉर्मेशन तो दी पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें खुद भी लोन लेके दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ पर मैं खुद भीख मांग के दे रहा हूँ, तो मजे ना। मुझे पूरा बताना पड़ेगा कि देखो जी, मैं दे रहा हूँ, मेरी कंपनी दे रही है, पर कंपनी भी लोन लेके दे रही है। ठीक है, इसका मतलब हम सामने वाले को बी फूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला है अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी मर्ज्ड विद अदर आइटम्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तो आप किसी के साथ भी मर्ज कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी जरूरी है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसको तो आप जैसे मर्जी बता दो। अच्छा, अगला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट and provide for all possible losses. This means all the prospective losses are taken into consideration. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, कि कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है, इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो जी, आपको क्या करने पड़ेंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जो आपके पॉसिबल लॉसेस हैं, वो सारे आप अकाउंटिंग में लोगे। जैसे सपोज करो तुम्हारा और मेरा कोई केस चल रहा है। ठीक है, मेरी कंपनी में कोई केस चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब हो सकता है कि तुमने मेरी कंपनी से डैमेजेस क्लेम किए हैं 10 लाख के, कि भाई इसकी वजह से हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ है, ये कंपनी हमें 10 लाख का मुआवजा देगी। ठीक है, 10 लाख के डैमेजेस क्लेम किए हैं। अब केस चल रहा है, हो सकता है कि मैं केस जीत जाऊं, हो सकता है मैं केस हार जाऊं, हो सकता है मुझे 10 लाख देने पड़े, हो सकता है ना देने पड़े। तो ये वाला जो कन्वेंशन है ये कह रहा है कि देखो, जो आपका पॉसिबल लॉस है 10 लाख रुपए का, आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो जो मेरा 10 लाख रुपए का हो सकता है, हो सकता है ना हो, मतलब फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई लॉस है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब आपने उसको लेना है। तो पॉसिबल लॉस हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हो, ऐसा हो सकता है मैं केस जीत जाऊं, मेरे को ना देना पड़े, बट देना पड़ सकता है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मैं केस हार जाऊंगा और मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आदित्य? यहाँ तक तो शायद हमने पहले भी किया था, इसी के आसपास तक दोबारा इसको किया हमने, है ना, ये हमने पहले भी कर दिया था ना। अब देखो इसमें कुछ ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, और कुछ जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है ये। तो जीएसटी के बारे में तो हमें यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जीएसटी ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम अगला जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। थर्ड पेज पे देखो, सबसे नीचे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट ना। पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन का दे रखा है, जो पहले तुम देख रहे हो, दे रखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ नीचे देखो लिखा होगा ना,
एक पेज, दो पेज और तीसरे पेज में सबसे नीचे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें से सबसे पहले रूल्स समझ लो, उसके बाद हम जर्नल एंट्री बनाना शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना हमने कर दिया उतना में कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब ये रूल्स हैं वो दो तरीके के रूल्स, दो तरीके से हम समझेंगे। एक तो गोल्डन गोल्डन रूल जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा मॉडर्न रूल है ये। पहले हम मॉडर्न तरीके से समझते हैं, ठीक है, जो आपको समझ आएगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी, असेट्स, जिन्हें तुम कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। हाँ अंशुल, एसेट्स समझ आ गया था ना? एसेट्स का मतलब क्या होता है? दूसरी होगी लाइबिलिटीज, ये मैंने आपको कराया है, ठीक है। तीसरी चीज है कैपिटल, तीसरी चीज है कैपिटल। अगला है एक्सपेंसेस और लॉसेस, और जितने भी आपके लॉसेस हैं, और लास्ट वन है गेन एंड रेवेन्यू, गेन और रेवेन्यू। अब चलो अंशुल, पहले तुम ही बता दो यार, एसेट्स के बारे में कुछ बता दो हमें। देखो, लाइनों पे मत जाना, सबसे पहली बात है ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मतलब वो लंबे समय के लिए होल्ड किए जाते हैं ना, कंपनी उन्हें लंबे समय के लिए रखती है। ठीक है, एसेट्स क्या हो गए? हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं, जो कंपनी ओन करती है। लाइबिलिटीज क्या होती है दीदी? जिनको हमने पैसा देना है, ठीक है। ठीक है, कैपिटल क्या होती है आदित्य? कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल क्या है? कैपिटल मतलब जो ऑनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो कैपिटल हो गया। एक्सपेंसेस, खर्चा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्सपेंसेस तुमने बोला खर्चा, बिल्कुल सही बोला, पर हम बिजनेस में कौन सी चीज को एक्सपेंसेस मानेंगे? बनाने में या बेचने में, है ना? जो खर्चा लग रहा है उसे हम खर्चा मानेंगे। मतलब कि मैंने कहा कि मैं, मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस में मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, वहां से मुझे पैसा मिल रहा है 1,000 रुपये सपोज करो। उस 1,000 रुपये को जेब में रखने के लिए मुझे जेब से बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ रही हैं। जितनी भी चीजें निकालनी पड़ रही है वो सारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर प्रोप्राइटर है, मतलब मालिक है, उसने क्या किया, अपने फर्म खोली, कैपिटल लगाई, सब कुछ किया, वो सेल कर रहा है, और उसने एक सेल्समैन रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है? उसका बिजनेस का खर्चा है, तो वो तो हमारे एक्सपेंस में आएगा बिजनेस के। पर मालिक ने क्या कर रखा, अपने घर पे एक बंदा रखा हुआ है जो उसको खाना वाना बना के दे रहा है, तो क्या उसकी जो सैलरी जाएगी वो भी बिजनेस में से जाएगी? वो बिजनेस का खर्चा होगा? कैसे? क्या वो बिजनेस का खर्चा होगा? कैसे? कैसे होगा? तुम हाँ बोल रहे हो, कैसे? तो होगा कि नहीं होगा? चलो हाँ ना बोलो। नहीं होगा ना, क्योंकि वो उसका पर्सनल है। हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है भी, बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। तो ये कौन सा एक्सपेंसेस की बात कर रहा है? जो बिजनेस के हैं। और रेवेन्यू और गेन्स, वही जो बिजनेस है, ठीक है, वो तो जो आ रहा है। तो देखो, मैं एक साइड लिख रहा हूँ डेबिट और एक साइड लिख रहा हूँ क्रेडिट। आपने ये ध्यान रखना है, एसेट्स जब भी बढ़ेगा वो डेबिट साइड जाएगा, और जब भी घटेगा क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, जब भी बढ़ेगा वो डेबिट साइड जाएगा, और जब भी घटेगा वो क्रेडिट साइड जाएगा। जैसे सपोज करो, अगर मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ कपड़े बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई मशीन है मेरे बिजनेस के काम की है, मशीन खरीद रहा हूँ, तो मशीन क्या है मेरे लिए? वहां पे असेट्स है कि एक्सपेंस है कि लाइबिलिटी है कि क्या है? हाँ, तो मशीन, मशीन अकाउंट जो बनेगा वो क्या है मेरे लिए? असेट है ना? तो मशीन खरीद रहा हूँ, तो मशीन बढ़ रही है कि कम हो रही है मेरे बिजनेस में? बढ़ रही है ना? तो बढ़ रही है तो मशीन अकाउंट किस साइड चला जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है, मैंने उसे कैश दिया, तो कैश मेरा क्या है? असेट्स है कि लाइबिलिटी है कि क्या है? कैश क्या होता है हमारा? कैश एसेट्स होता है। पर मैंने उसे कैश दिया है, तो मेरा कैश कम हो रहा है कि बढ़ रहा है?
कम हुआ है, तो एसेट्स कम हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, मतलब मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? अभी तो खाली ऐसे ही एक एक एंट्री करेंगे अभी हम अभी। उसके बाद लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज डेबिट साइड कब जाएंगी, जब वो घटेंगी, और अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है, जब भी बढ़ेगी वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। जैसे सपोज करो क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमने देना है, ठीक है। मैंने मशीन खरीदी थी, अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, मशीन खरीदी थी और वो मैंने आदित्य से खरीदी थी उधारी पे। तो आदित्य जो है मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, क्या बनेगा मेरे लिए? आदित्य क्या है, डेटर्स है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, करंट लाइबिलिटीज होती है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि आदित्य का बैलेंस बढ़ रहा है मेरी बुक्स में कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो आदित्य क्या था मेरा, क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर है मेरे लाइबिलिटी, इसका बैलेंस बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। क्लियर हो गया? समझ आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ, नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। कैपिटल का भी सेम रहेगा, डेबिट साइड हमेशा घटेगी, क्रेडिट साइड हमेशा बढ़ेगी। क्लियर, कैपिटल का भी सेम रहेगा, इसी के साथ गेन का भी सेम रहेगा, इन तीनों का बिल्कुल सेम, और रेवेन्यू का, ठीक है। और एसेट्स का और एक्सपेंसेस का ऐसा रहेगा, डेबिट साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड घटेगा, ठीक है। जैसे देखो कैपिटल है, तो कैपिटल भी हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कंपनी की लाइबिलिटीज ही है। कैपिटल भी क्या है, लाइबिलिटी है, जो उसने अपने अंडर के बंदे को पैसा देना है। भाई मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी वापस भी तो करेगी, किसी भी फॉर्म में करे, प्रॉफिट के फॉर्म में करे, किसी भी फॉर्म में करे, पर पैसे तो वापस देने पड़ेंगे। तो वो क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो इसलिए वो भी कहाँ जाएगी, जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, घटेगी तो डेबिट साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मालिक जो है 5 लाख रुपए का कैश उसने बिजनेस को दिया है, मालिक ने 5 लाख रुपए का कैश किसको दिया है, बिजनेस को दिया है तो कैपिटल अकाउंट। पर ये बताओ कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स है तो यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कैश, कैश कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? मालिक ने बिजनेस में कैश दिया कि ये लो जी बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसेट्स है, बढ़ रहा है तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। और मालिक का बैलेंस, मालिक ने जो पैसा दिया हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? वो भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। पहले सपोज करो 1 लाख था, अब उसने 5 लाख और दे दिए तो पूरा कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 6 लाख हो गया। तो कैपिटल जब बढ़ेगी तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड, ये वाला काम, ठीक है। और कैश जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड, एसेट्स है हमारा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आया, पक्का? अभी हम जब एक एंट्री करेंगे ना, तो हर एंट्री में रीजन लिखेंगे कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों, तब समझ आती है चीजें। इसके बाद में मैं गोल्डन रूल से भी कराऊंगा। जब मैं बैंक से आ रहा था, मैं देने वाले से ले रहा था, वो करा था डेबिट, कंफ्यूज हो थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं, लिख लिए, लिख लिया ना। अब देखो एक जनरल एंट्री करते हैं शुरू, ठीक है। अब यहाँ से श्री गणेश करते हैं जनरल एंट्री इसका, इसमें एक काम करते हैं, अब आज इससे करेंगे, कल तो हम दूसरी बुक से ही काम करेंगे। अब
मैं पहले यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टर राम, बुक में शायद नहीं होगा ये ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ठीक है, पहली जनरल एंट्री ये है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। आपको बुक्स में कहीं मिल सकता है कि मिस्टर राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें लिखी रह सकती है। तो ये जनरल एंट्री, इसकी हमें सबसे पहले जनरल एंट्री बनानी है। इसकी सबसे पहले हमें क्या बनानी है, जनरल एंट्री। एक एक करके एंट्री लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है इसमें अकाउंट कितने हैं। एक होती है सिंपल जनरल एंट्री, एक होती है कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकते हैं। सिंपल का मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एंट्री कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। एक चीज डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी, बात खत्म। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये सिंपल एंट्री है, जनरल एंट्री है, करते हैं इसको। सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखना है, अकाउंट से दिक्कत देना है, करना है। 3 C हो गए जो सरासर गलत है। सबसे पहले अकाउंट, मतलब कौन कौन से अकाउंट है इसमें। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट है, कितने अकाउंट होंगे। पहला अकाउंट, पहला क्या कर रहा है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है। एक तो जो मिस्टर राम है उसका अकाउंट बनेगा, उसको अकाउंट को हम क्या नाम देंगे, कैपिटल अकाउंट देंगे, ठीक है, क्योंकि मालिक है वो। दूसरा अकाउंट कैश, बिजनेस नहीं कैश। तो ये दो अकाउंट है इसमें, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट। इसमें दो अकाउंट है। एक मिस्टर राम का अकाउंट है, तो मिस्टर राम को तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि वो मालिक साहब है। दूसरा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यानी दूसरा अकाउंट किसका हो गया, कैश का। ठीक है, अगर उसने चेक दिया होता तो बैंक में आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर उसने कोई मशीनरी दी होती स्टार्ट करने के लिए तो मशीनरी अकाउंट आ जाता दूसरा। पर यहाँ पे क्या है, कैश है। तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक मिस्टर राम का अकाउंट हो गया जो कि कैपिटल अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं जनरल एंट्री। देखो, अब मुझे ये बताओ, जो कैश है वो क्या है हमारा, एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। अब इसको आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप, आप एक काम करो, ग्रुप आइडेंटिफाई करो। क्या करो इसको, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रुप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रुप। कैश का ग्रुप कौन सा है, कैश का ग्रुप है एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो ये तो कौन से ग्रुप में जाएगा, कैपिटल में ही चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या रखोगे आप, विच अकाउंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश का अकाउंट, ये एक असेट्स अकाउंट है, तो ये बताओ ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, ग्रुप है इसका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ही। अब ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ पहले। कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम कैसे हो रही है, अब ये भी बताओ जरा। मिस्टर राम ने बिजनेस में पैसा लगाया है। पहले मिस्टर राम का बिजनेस में कुछ नहीं देना था क्योंकि पहले उसने पैसा नहीं लगाया था। अब उसने 5 लाख रुपए लगा दिए, अब बिजनेस की देनदारी बन गई 5 लाख रुपए की, मालिक को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है, सीधी सी बात है ना। बस आप ऐसा समझो, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, पहले आपने उसका कुछ नहीं देना था क्योंकि अब उसने 5 लाख रुपए दे दिए तो अब आपको 5 लाख देने पड़ेंगे। तो उसका अकाउंट बढ़ा है ना, उसका अमाउंट बढ़ रहा है ना, देना बढ़ रहा है ना, है कि नहीं है। ठीक है,
तो कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, हमने जो चार्ट है ऊपर, आपने अभी जो चार्ट बनाया है, उसमें जब एसेट्स इंक्रीज हो रहा था तो किस साइड जा रहा था, डेबिट साइड जा रहा था। बिल्कुल सही बात है। जब कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो किस साइड जा रही थी, क्रेडिट साइड जा रही थी। बिल्कुल सही बात है। तो अब जनरल एंट्री कैसे लिखोगे, आप जनरल एंट्री लिखने का तरीका आपने ये रखना है, जैसे ऐसे, जो डेबिट है वो ऊपर, ऐसे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, कितना, 5 लाख। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, इसका यहाँ पे डेबिट का लिखा तो यहाँ पे क्रेडिट का, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपकी जनरल एंट्री बनाने का तरीका रहेगा। नीचे आप नरेशन में लिखोगे कि मिस्टर राम, ऐसा लिख सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद, रुको 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 जरा, विद कैश, ठीक है। इतना समझ आ गया, आपने ऐसे जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री लिखने का आपका तरीका ये रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाले को ऊपर, डेबिट वाले के साथ डेबिट लिखेंगे, टू लिख दिया तो क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, ठीक है। आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आपका बराबर होना चाहिए हमेशा ही। जब तक बराबर नहीं, आपकी एंट्री पूरी नहीं, ठीक है। आंख बंद करके भी बराबर नहीं करना है, सही अकाउंट डाल के बराबर करना है, ठीक है, समझ गए। तो आपका दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को हम क्या बोल रहे थे, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये एंट्री समझ आई, एंट्री करने का तरीका समझ आया। सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि उसमें अकाउंट कितने हैं, अकाउंट आइडेंटिफाई कर दिए, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा, फिर आपने उसमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना कि कौन से अकाउंट का कौन सा ग्रुप है, वो कैपिटल का है कि लाइबिलिटी का है, एसेट है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ठीक है। तीसरा, फिर आपने ये देखना है कौन सा अमाउंट घट रहा है, कौन सा अमाउंट बढ़ रहा है, ये देखना है। फिर आपने देखना है कि जो चीज बढ़ रही है, अगर एसेट्स है तो बढ़ रही है तो कहाँ जाती है, लाइबिलिटी है तो बढ़ रही है तो कहाँ जाती है, फिर डेबिट साइड जाएगी कि क्रेडिट साइड जाएगी। तो लास्ट में आपने ऐसे जनरल एंट्री पास करनी है। आप 2-4 दिन ऐसे करेंगे, उसके बाद आपका दिमाग खुद ही बोलेगा ये तो एसेट्स है, घट रहा है, इसको क्रेडिट साइड डालो। समझ में आया। अभी हम और एंट्रीज करेंगे, अब ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है हमने, एक एक एंट्री। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बात का जवाब दे देता हूँ। तुम्हारी बुक्स में किसी का भी बैलेंस डेबिट है, मतलब आपने लेना है। तुम्हारी बुक्स में किसी का भी बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब आपने देना है। इसी एंट्री से ले लेते हैं एग्जांपल। कैपिटल का बैलेंस किस साइड लिखा हमने, कैपिटल को क्रेडिट साइड लिखा है ना, तो इसका मतलब इसका बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये क्या, हमने इसको बैलेंस देना है, जाहिर सी बात है देना है हमने। जब हम इसको डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, तो ये पहले क्रेडिट था फिर डेबिट है, तो तब आपस में कट जाएगा, ठीक है। सपोज करो आप ये कल को ये आप बोलो कि भाई दूसरी जनरल एंट्री में बनाओ, कैश पे टू, मैं लिख लेता हूँ सीधा ऑनर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑनर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मिस्टर राम फॉर हिज पर्सनल यूज ₹5 लाख, ठीक है। अब हमने उसको जो है उसके पर्सनल यूज के लिए कैश दे दिया है, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब वो पर्सनल यूज के लिए खर्चा निकालता था तो वो उसको किस अकाउंट में बनाते थे हम, एक अकाउंट हमने पढ़ा था, एक चीज हमने पढ़ी थी, जब हमने कहा था कि वो सारा पैसा अगर बिजनेस में लगा देगा तो घर में चलाएगा कैसे, घर में खाएगा क्या। तो एक अलग से हमने टर्म पढ़ी थी अकाउंटिंग टर्म में, कैपिटल के नीचे ही वो टर्म थी लिखी हुई, याद आया कुछ, उन्हें यही नहीं याद कि कैपिटल भी लिखा हुआ था कहीं। तो कैपिटल के नीचे तो बहुत दूर की बात है, पढ़ा था कुछ क्या, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं आ रहा ना, तो काट दूं इतना। हाँ, तो क्या नाम लिखते थे हम उसको, मैंने आपको कहा था कि ड्राइंग्स नाम का अकाउंट बनाया, ठीक है, बताया था मैंने। तो इसमें सबसे पहला स्टेप, अकाउंट्स कौन से हैं, एक ड्राइंग हो गया, दूसरा कैश हो गया, दो अकाउंट हो गए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ग्रुप बताओ, ये कौन सा ग्रुप का है,
कैपिटल का, कैपिटल में से ही माइनस होता है ये, ठीक है, इसको हम कैपिटल में रखेंगे। कैश कौन सा है हमारा, एसेट्स है कि नहीं है, एसेट्स है, ठीक है जी। ये भी आपको आपने दूसरा स्टेप भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या था, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ। ड्राइंग्स का अकाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मतलब कैपिटल जो आपका है वो घट रहा है कि कम हो रहा है, कैपिटल आपकी कम हो रही है कि बढ़ रही है, कैपिटल अकाउंट आपका, हम कहते हैं जी यहाँ पे कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कैश आपका कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कैश भी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कैश अकाउंट जब डिक्रीज होता था तो डेबिट साइड जाता था कि क्रेडिट साइड जाता था, असेट्स जब डिक्रीज होता था तो किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होती है तो किस साइड जाती है, ये चौथा स्टेप है हमारा, तो ये डेबिट साइड जाती है, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब इसका मतलब हमें पता चल गया, पहले डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, कितना, 5 लाख और 5 लाख, ऐसे हमारी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी। समझ आ रहा थोड़ा बहुत, थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना। आप नरेशन में क्या लिख सकते हो, बीइंग कैश पेड टू द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, ऐसे आप नरेशन अपने आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पक्का क्लियर हुआ। अब मैं कुछ आपको वैसे ही टर्म्स बताता हूँ, आप मुझे खाली बताना किस ग्रुप में जाएगा ये, ठीक है। सेल, आपने गुड्स सेल किए हैं या सर्विसेज सेल किए हैं, कहाँ जाएगी, कौन से वाले में जाएगी, इनमें से कहाँ जाएगा, इन 5 चीजों में से है, हाँ, गेन और रेवेन्यू में चली जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, सैलरी पे की है, कहाँ चली जाएगी, एक्सपेंस में, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस में, वेरी गुड। अच्छा, हमने राम को माल बेचा है, तो राम का अकाउंट क्या बनेगा, बेचा है हमने उधारी पे, राम का अकाउंट की पूछ रहा हूं मैं, राम के बारे में बताओ बस, लाइबिलिटी कैसे हो गई, राम क्या है हमारा, डेटर है, डेटर ही तो बनेगा, जिसको उधारी पे माल बेचते हैं उसको डेटर में लिखते हैं ना, यार याद रखो थोड़ी चीजें, ठीक है। और डेटर कहाँ रहेगा आपका, एसेट्स में रहेगा। श्याम से माल खरीदा है, बताओ, तो कहाँ जाएगा वो, क्या होता है हमारा वो, जिससे उधारी पे माल खरीदते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ होते हैं हमारे, लाइबिलिटी में होते हैं। इतना क्लियर हो रहा है, समझ आ रही चीजें, ठीक है। अब एक एंट्री, देखो पहले एक काम करो, मैं तो ये कहूंगा ये 2 एंट्री आप नोट करो, ठीक है, क्योंकि इन 2 एंट्री में